Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history CBSE examination board paper Delhi 2020 and RT 8, RT 7. जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। RT 8 पे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चंस पे बात करेंगे। हम इस सेशन में उन सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उन सारे प्रश्नों को देख रहे हैं जहां पे तमाम सारी डाउट्स हो सकते हैं आपके लिए, और साथ ही साथ हम लोगों ने उन सारे प्रश्नों पे बात किया जो उस प्रश्न से कनेक्टेड है, इंटरलिंक है, या जहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 पे बात की थी, और हम लोगों ने वहां बात करते हुए कहा था, क्वेश्चन नंबर 18 था, हाउ डिड द जमींदार्स ट्राई टू रिमेन यूनाइटेड ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? हाउ डिड द जमींदार ट्राई टू रिमेन यूनाइटेड ड्यूरिंग रिवोल्ट 1857? किस तरीके से जमींदारों ने अपने लिए क्या किया? उन्होंने रिवोल्ट को रिएक्ट किया। अगर आसान लैंग्वेज में कहें तो जमींदार क्यों ऐसा कर रहे थे, या जमींदारों के साथ क्या? अगर आप टॉपिक पढ़ें, आप अपने बुक का एक टॉपिक जिसमें जमींदारों तालुकदारों के बारे में बात करते हुए कहा गया है, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन पढ़ें तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में कुछ चीजें क्लियरली एक्सप्लेन की गई हैं। जैसे क्या चीज? आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में ये बात कही गई है कि किस तरीके से जमींदारों ने अब रिएक्शन दिया। सोर्स 4 देखिए अगर अपने बुक का, तो सोर्स 4 में भी क्लियरली हनुमंत सिंह की स्टोरी दी गई है, और हनुमंत सिंह कहते हैं कि अंग्रेज ब्रिटिशर्स एक अंग्रेज ऑफिसर्स को अपने यहाँ शेल्टर देते हैं, और शेल्टर तो दे देते हैं, उसकी जान तो बचा देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप लोगों ने हमारे लोगों को बाहर निकाला, हमारे लोगों की संपत्तियां प्रॉपर्टीज छीन ली, और साथ ही साथ आप लोगों ने उन चीजों को भी डिस्टर्ब किया जो हमारी थी। मैं आपको शेल्टर तो दे दिया, लेकिन अब मैं जा रहा हूं लखनऊ रिवोल्ट को ज्वाइन करने अपनी सेना के साथ। तो ये सोर्स 4 देखिए हनुमंत सिंह का, और प्रोक्लेमेशन आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन को देखिए, और फिर इस क्वेश्चन को इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन व्हेन यू विल ऑब्जर्व द सोर्स 4 एंड द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन एंड द वन टॉपिक आल्सो गिवन इन बुक, कि जब वो कहते हैं कि तालुकदारों के साथ क्या हुआ, एंड ऑफ द वर्ल्ड एक टॉपिक है, आप देखिए उसको, तो वहां पे भी आपको इस चीज से मिला के आप कर सकते हैं। तो आंसर मैंने कहा लिखा है कि इन मेनी रीजन्स लाइक यूनाइटेड प्रोविंस यूपी, बिग लैंड होल्डर्स जमींदार एंड द पीजेंट्स हैड ऑफर्ड यूनाइटेड द रेजिस्टेंस इन 1857. Many zamindars fought against the British unitedly as they were the एकदम क्लियर आंसर दिया है वहां पे। कहता है कि किस तरीके से, कि कहता है कि मेनी जमींदार्स फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश यूनाइटेडली एज दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 90 पे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 90? ये आपके RT 8 में है। अगर आप ध्यान देंगे तो RT 8 आपका क्या है? रिवील्स एंड डाज। तो रिवील्स एंड डाज में आप इन चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स को। Question number 18 is that
क्वेश्चन नंबर 19 आप देखें तो कहता है, क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। क्या क्या इवेंट है? फर्स्ट, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। थर्ड, इन द पूरा लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट, या मैं इसे मिटा कर फिर से लिख दे रहा हूं, वर्ड क्लियर नहीं हो रहे तो। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। थर्ड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ एटी 35। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835, सॉरी 1935। और फोर्थ है द ग्रेट कलकत्ता किलिंग। द ग्रेट कलकत्ता किलिंग। द ग्रेट कलकत्ता किलिंग। अब आपको क्या करना है? सिस्टमैटिक करना है। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज इवेंट्स। तो अब करेक्ट आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है। कैबिनेट मिशन कब आई? कैबिनेट 1946। कैबिनेट मिशन के बाद संविधान निर्माण हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946। एक चीज ध्यान रखिएगा कि सारी घटनाएं सिस्टमैटिक टाइम टू टाइम ही हो रही है। देन आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और द ग्रेट कलकत्ता किलिंग। अब ये पार्टीशन के टाइम का है, तो ऑब्वियसली ग्रेट कलकत्ता किलिंग को ले लीजिए। तो अब यहां पे दोनों डेट आप लिख सकते हैं। ये हुआ एक जनरल डेट। अब आपको सिस्टमैटिक लगा देना है। तो पहले कौन सा होगा?
अब देखिए, सबसे पहले आप जाइए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये आपका एक नंबर, क्योंकि 35 है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद इस सेकेंड घटनाओं की कैबिनेट मिशन 1944, सेकेंड कैबिनेट मिशन हुआ। देन आफ्टर कैबिनेट मिशन पास करके संविधान निर्माण करने की बात स्वीकार कर ली गई। भारतीय विधान संविधान निर्माण सभा का गठन किया जाएगा, ये कैबिनेट मिशन में इस बात को स्वीकार किया गया। अब इसके बाद क्या होगा, तो डायरेक्ट एक्शन डे बनाया मुस्लिम लीग ने। तो थर्ड में आ जाएगा आपका मास किलिंग की गई, डायरेक्ट एक्शन डे बना के मुस्लिम लीग के द्वारा दिसंबर 1946। और देन आफ्टर आपका अब जो बचेगा उसको सबसे ऊपर कर लीजिए, तो वो आपका सेकेंड, पहला होगा सेकेंड पे, दूसरा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, अब आप देखिए आपका पूरा सिस्टमैटिक लग गया। तो ये है आपका फर्स्ट घटना घटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद सेकेंड घटना हुई कैबिनेट मिशन 1946। थर्ड घटना हुई द ग्रेट कलकत्ता किलिंग, डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने मनाया। और फोर्थ घटना पे आपका क्या हुआ, संविधान निर्मात्री सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को पढ़ा। तो ये आपके सीक्वेंस वाइज कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड इसको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी, अकॉर्डिंग टू डेटिंग आपको सिस्टमैटिक कर देना है। तो ये आपका क्लियर दिख रहा है, आपको क्लियर है। चलिए अब इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 90। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, माय डियर, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है असर्टेशन ऑफ रीजन पे है, कथन और कारण पे। असर्टेशन क्या कह रहा है, कथन क्या है। असर्टेशन कहता है कि द कांग्रेस पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, the Congress party never accepted the Congress party never accepted the two nation theory, the two nation theory। ठीक है। when force against its will to accept partition,
ओके। और आर है रीजन इसका, ये असर्टिव था और ये रीजन में क्या दे रहा है, रीजन में कह रहा है स्टडी द, कहता है इंडिया इज ए लैंड, इंडिया इज ए लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स, मेनी रिलीजन। अब मेनी रिलीजन एंड रेस, इंडिया many religions and race and must remain so, must remain so। अब यहां से आपको क्या करना है, अब आपका आंसर देना है, कथन और कारण के आधार पर इसका उत्तर देना है। कहता है ए स्टडी द अबव एवरेशंस, आप दोनों को पढ़िए। ए कह रहा है दोनों को पढ़ने के बाद रीजन ए एंड रीजन आर and find out which one of the following is correct, which one of the following is correct। अब कहता है आपको ऑप्शंस दे रहा है, ऑप्शंस ए इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट, but R is not, B कह रहा है A is not true, A is not true, A is not true but R is true, C कह रहा है both A and R are true, both A and R is the correct, both A and R are true, and R is the correct explanation of A, R is correct explanation R is a correct explanation of A, और डी जस्ट इसका अपोजिट है, कहता है बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये है आपका
एवेबेशंस, असर्टेशंस और रीजंस, इसके आधार पे आपको आंसर देना है। फिर से आप क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चंस क्लियर है कि द कांग्रेस पार्टी नेवर एक्सेप्टेड द टू नेशन थ्योरी व्हेन फोर्स अगेंस्ट इट्स विल टू एक्सेप्ट पार्टीशन। और रीजन कहता है इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन and race and must remain so. Study the above assertions and reasons are is find out which one of following is correct. आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे A, B, C, D. A है आपका A is true but R is not true. B है A is not true but R is true. Then up to C, both A and R true but R is the correct explanation of A. And D है both A and R is true but R is not correct explanation of A. अब इसमें आंसर आपको ढूंढना है कौन सा आंसर सही है। The Congress party never accepted the two nation theory when forced against its will to accept. क्लियर है? अगर आप पढ़ें तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि द कांग्रेस पार्टी नेवर एक्सेप्टेड, कांग्रेस पार्टी नेवर एक्सेप्टेड, ये सेंटेंस सही नहीं है। आपका सेंटेंस यहां पे गलत हो रहा है। बाकी अब ए गलत हो गया आपका और आर जो आपका रीजन है, रीजन सही है। तो अगर रीजन सही है और ए गलत है तो ऑप्शन कौन होगा? ए इज ट्रू, नो, दिस इज रॉन्ग आंसर। ए इज नॉट ट्रू, दिस इज राइट आंसर। और जब A इज नॉट ट्रू बट R इज ट्रू तो नीचे के दोनों आंसर ऑलरेडी गलत हो जाएंगे, तो आपका आंसर B हो जाएगा। इसका आंसर क्या सही होगा? आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर B इज करेक्ट, A इज नॉट ट्रू बट R इज ट्रू। ये है आपका। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है। अब 21, क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब द 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए मैं लिखता हूं, डिस्क्राइब द यूनिकनेस या यूनिकनेस ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। डिस्क्राइब the uniqueness, describe the uniqueness of the Harappan script। of the Harappan script। हड़प्पन स्क्रिप्ट का क्या अनोखी बात थी, वर्णन करिए। तो कुछ आपको दे रहा है ऑप्शंस, आपको इसको बताना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है, यहां से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू होंगे आपको। आंसर क्या होगा इसका? आंसर, माय डियर स्टूडेंट, without any hesitation you have to first understand about that what is the uniqueness of the Indus script. If you will observe my previous class where I taught you the script of Indus Valley civilization, I discussed with you that the Indus Valley civilization was the enigmatic script. Nowadays we are unable to read it because we have no evidences. Bilingual script we will not found nowadays, so that's why it is so difficult for the archaeologist and historian to read and explain. First thing. Second thing is that the Indus Valley civilization, that was the literal based civilization, पढ़ी लिखी साक्षर सभ्यता थी। They have some scripts, उनके पास एक कुछ स्क्रिप्ट भी थी, कुछ लेख भी थे।
they were aware of the writing and reading both. They uses the different types of the symbols and signs for the expression of their views, and this type of script was found on the pottery, on the seals, on the I mean to say that कि जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनके ऊपर, और उसके आधार पर तमाम साइंस को हमने लिया। 64 साइन वॉज द एक्चुअल साइन, मूल चिन्ह 64 है। 64 दैट इज द मूल चिन्ह। 64 साइन जो है वो मूल चिन्ह है, इतने बेसिक चिन्ह है। लेकिन इंडस में अभी तक 375 टू 400 तक वर्ड आर साइन हमें मिल चुके हैं। वर्तमान समय में ये डेट जो हमारी है, ये हमारी जो अमाउंट है, ये नंबरों की संख्या बढ़ गई है। नियर अबाउट 500 तक ये हम साइन को डिफरेंट प्लेसेस से प्राप्त कर चुके हैं। विदाउट एनी एजुकेशन वी कैन से दैट दीज आर आल्सो, कि हम अभी तक इसको पढ़ नहीं पाए। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि द यू शेप वर्ड and this shape तो यू और ये जो दो शेप है साइन में, ये यूज खूब किए गए हैं। मतलब यू और फिश, और इंग्लिश अल्फाबेट यू, इन दो चीजों का प्रयोग खूब किया गया है एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट साइन वी डोंट नो, वी आर अनेबल टू एक्सप्लेन, बट ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द वर्ड और साइन, द टू साइन यू एंड फिश दैट वाज फाउंड इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट, बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। माय डियर, अगर आप इसका आंसर लिखना चाहें तो सबसे पहले आप अपनी बुक में जाएं एनसीईआरटी के, वहां पे लिखा है इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, उसको पढ़ें, और फिर जैसे आप इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट पढ़ेंगे आपके मन में आपके कई सारे यूज आ जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो विच वॉज अपलोडेड बाय मी, व्हाट आई टॉट यू। I was given a lot of information about the script, so it was also the fruitful for you. When you will see, you can easily understand that things. अब इसका आंसर बहुत आसान है, अगर आप लिखें the uniqueness of the Harappan script was it is not alphabetical and has too many signs, somewhere between 375 to 400. The script is written from right to left, and some seals show wider spacing on the right and the cramping on the left, as the engraving began working from the right and ran out of the space. My dear student, it is also a specific quality of Indus Valley civilization that it was written right to left and left to right. Right to left, वो right to left और left to right, that is called the Brostophoden, Brostophoden. ये जो बोस्ट्रोफोदेन लिपि में इसको क्या बोला गया है, जो लिपि लिखी गई है ऐसे है, दैट इज कॉल्ड बोस्ट्रोफोदेन मेथड। इट मीन्स कि गोमूत्राकार, जैसे आप देखेंगे तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो हमने कई इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। वेट गिवन वी डिस्कस ऑन द डिफरेंट पॉइंट्स। हमने बात किया कि किस तरीके से इंडस स्क्रिप्ट पे कितने साइन हैं, 375, राइट टू लेफ्ट है, 64 मूल चिन्ह है, सबसे अधिक युवा आकार और फिश की आकृति है, किस पे मिला है, कहते हैं कि ये बेसिकली सील्स पे, बेसिकली जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनके ऊपर है, पॉटरी के ऊपर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक है, ध्वनियात्मक नहीं है, साउंड के साथ उसको नहीं, वो पिक्टोग्राफ चित्रात्मक है। तो अब आप देखिए चित्रात्मक हो गई पहली चीज।
हम जिस भाषा में बात करते हैं, नाउ डे what we are using the method to express our view from each other, that is in the sound method. हम कुछ बोलते हैं, उसमें कुछ आवाज आती है, अगला आदमी सुनता है, ध्वनियात्मक है. लेकिन just opposite Indus Valley civilization, they uses the pictography, that was they uses a sign language, they uses the particular things. I mean to say that what I'm saying, the fish and you shape, that was uses the number. And third thing is very thing कि इंडस स्क्रिप्ट बहुत ही लॉन्ग कहीं नहीं मिली है, अधिकतर 13 वर्ड 13 to 16 वर्ड मिले, 6 वर्ड to 12 और 13 वर्ड्स के स्क्रिप्ट अधिकतर मिले. These are also the major task for the historian to read and write it. तो आज के लिए इतना है. We will read this question and I will also write this answer on the board in my next class. आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर देखेंगे इसको. गुड बाय एंड टेक केयर.